उसमें लिखो नमस्कार, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। लॉकडाउन 3.0 में लगातार अब ढील सरकार देना शुरू कर रही है। कल से ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा जी मौजूद हैं। अरविंद जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार अरविंद जी। अरविंद, सबसे पहले आप बताइए, आप कहाँ हैं और कैसे हैं? किस तरह से आपने अपने आप को क्वारंटाइन किया है, सेफ किया है और काम कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, टेलीफोनों के जरिए, नेट के जरिए, ऑनलाइन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए सारी बातचीत होती रहती है। और बीच बीच में, क्योंकि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मॉनिटरिंग कमेटी हरियाणा का, रोहतक का इंचार्ज बनाया है, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। तो मैं समय समय पर वहाँ रोहतक जाता भी रहता हूँ, जिले के अधिकारियों से मिलता रहता हूँ और बातचीत का जरिया चलता रहता है। बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, साथियों से और हमारे जितने प्यारे प्रेमी साथी हैं, टेलीफोन के जरिए से उनसे साथ बातचीत होती रहती है। व्हाट्सएप के जरिए से हम मैसेज भेजते हैं, फेसबुक के जरिए से, लेकिन संपर्क साथियों से बना हुआ है। निरंतर मेरे ऑफिस स्टाफ का, मेरा जिस तरह से भी है, सारा संपर्क बना है। उनकी बातें समय समय पर बातचीत उनकी आती है। कोई हल्के से कोई टेलीफोन आता है कि भाई मेरे यहाँ ये समस्या है, किसी भी तरह का, किसी कार्यकर्ता का आया, किसी आम आदमी का आया, किसी किसान का, गरीब का, मजदूर का, किसी भी दलित भाई का, बैकवर्ड भाई का, कोई व्यापारी भाई का, कोई भी जो बात आती है, वो मैं उस बात को सुन करके उसकी जहां बात पहुंचानी होती है, उस बात को मैं आगे तक पहुंचाता हूं। जी, आपके लोकसभा क्षेत्र में रोहतक और झज्जर भी, दो जिले आपके लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और झज्जर में 83-84 के पार जो है वो संख्या हो गई है संक्रमितों की। तो किस तरह से आप उसको देख रहे हैं कि कहाँ चूक है? जो झज्जर कुछ दिन पहले ग्रीन जोन में था, वो 15 दिन से ही, और इतने केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि शतक होने वाला है। देखिए, झज्जर में आपने देखा होगा लॉकडाउन 2 तक झज्जर लगभग ग्रीन जोन में था जी, और बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ था। उसके बाद कुछ मंडियों में, झज्जर मंडी में, भादरगंज मंडी में कुछ केसेस आए, आपस में आदान प्रदान हुआ, कुछ दिल्ली का आना जाना, कुछ हमारे गए, कुछ उधर से आए, मतलब आपस में आदान प्रदान होकर के, आना जाना होकर के वो केसेस झज्जर में कुछ आए, उसके बाद भादरगढ़ मंडी में। लेकिन बहुत मुस्तैदी के साथ जितने लोग वहां पर आप देखेंगे, आड़ती, उनके साथ काम करने वाले और भी जो आने जाने वाले जितने लोग थे, लगभग पहले फेज में मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के टच में था, तो मुझे डीसी साहब ने बताया था कि फर्स्ट फेज में जब केसेस आने शुरू हुए थे, लगभग 7-8 केस जब आए थे, तो तुरंत उन्होंने लगभग 700 लोगों को का टेस्ट कराया था उन्होंने लगभग, और बहुत अच्छे तरीके से झज्जर मंडी को संभाला। उसके बाद भादरगढ़ मंडी में शुरू हुए। भादरगढ़ मंडी में भी इसी तरह से हुआ कि जो केसेस आए उनका टेस्ट कराया, उनसे जो रिलेशन में थे, उनके जो रिलेटेड थे, उनके साथ जिनका जो मिलना जुलना था, और उनके आड़तियों का, उनके कार्य वर्करों का, और जो मंडियों में जिनके विजिट हुए, उन सब के टेस्ट कराए। और उसी हिसाब से जब देखते जाएंगे आप, जो पहले पॉजिटिव थे, उनसे जो मिलने वाले थे या उनके कोई रिश्तेदार थे, उनके परिवार के लोग थे, उनमें इस तरह की बातें ज्यादा से ज्यादा निकल रही हैं। तो लेकिन मैं संपर्क में हूं। हमारी सुनीता दुग्गल जी झज्जर मॉनिटरिंग की इंचार्ज बनाई हुई हैं, हमारी सांसद हैं सिरसा से, वो भी बराबर टच में हैं, और झज्जर को बहुत अच्छे तरीके से झज्जर को संभाला जा रहा है। और बिल्कुल भी किसी भी तरह से, मैं आपके माध्यम से जनता को भी अपील करना चाहूंगा कि भी बिल्कुल किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हमारे कोविड के जो वॉरियर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। और आप देखेंगे जिनके पॉजिटिव भी जिनके आए हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं। जिनके पॉजिटिव आए हैं मैक्सिमम केस एसिम्टोमेटिक, उनमें ना उनको कोई खांसी है, ना कोई उनको बुखार है, ना कोई गला खराब है, ना कोई उनको थकावट है, किसी भी तरह से। आपको लगता नहीं जो एसिम्टोमेटिक केस है ये ज्यादा बड़ी सिरदर्दी है सरकार और प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए? देखिए, एसिम्टोमेटिक में कई बातें होती हैं। एक तो
इसमें आप देखेंगे जो टेस्ट कराया जाता है उसमें पॉजिटिव दिखाता है। तो एसिम्प्टोमेटिक में इसका मतलब ये कि तो वायरस जो है उसने उसको इफेक्ट जो है वो वायरस वहां आते आते कमजोर हो गया, इफेक्ट जो हुआ, लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारे लोगों की जो इम्यूनिटी है वो बड़ी स्ट्रांग इम्यूनिटी आप देखेंगे। तो इसी वजह से सिम्प्टोमेटिक केसेस कुछ ज्यादा बढ़ रहे हैं और उसमें कुछ सरकार मुझे लगता है कुछ जल्दी कुछ ना कुछ को निर्णय सरकार लेने भी जा रहे हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे बताया था कि एसिम्प्टोमेटिक जो केसेस हैं उनको कोशिश करेंगे कि घरों में ही क्वारंटाइन कर दें, उनकी देखभाल जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बराबर उनकी करता रहे। लेकिन अभी देखते हैं अभी कैसे कोई फैसला हुआ, अभी तक मुझे इस बारे में अभी इतला नहीं है कि किस तरह के फैसले, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस की का नंबर बढ़ता जा रहा है। सर एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं तो वो अगर अपने ज़िले के लिए चिंता का विषय है, एसिम्प्टोमेटिक में पता नहीं चलता, सिम्टम्स कोई आते नहीं, तो इसके बाद अगर एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति अगर जाता है, जैसे अब ट्रेन शुरू हो गई है और बसेस से मजदूरों को घर भेजा जा रहा है, अगर वो होता है तो उसमें किस तरह से परेशानी होगी और प्रशासन कैसे संभालेगा जब एसिम्प्टोमेटिक का मरीज जो आप ट्रेनों से घर भेज रहे हैं वो जाएगा फिर वहाँ भी लोगों को कोरोना संक्रमण देगा, ऐसे में कैसे बचेंगे? देखिए इसमें सुधीर जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डे फर्स्ट से पहले दिन से एक बात कही है कि जो जहां है वहीं रहे, घरों से ना निकलें, और जो कई बातें जो उन्होंने अपने पॉइंट्स बताए हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, फेस कवर, सैनिटाइजेशन, हाथ को बार बार जो है हाथ धोना, ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार अपील करते रहे हैं। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमारे जो माइग्रेंट्स हैं, जो मजदूर भाई हैं, साथी हैं, उनकी भी मजबूरी है घर जाने की। काफी शायद हो सकता है काफी साथियों को लंबा टाइम हो गया हो घर वालों से मिले हुए, और ये एक ऐसा समय भी रहता है अप्रैल मई में ये लोग घर बार छुट्टी के लिए जाते हैं, बच्चों को संभालते हैं, कईयों के परिवार वहां हैं, माता पिता वहां हैं, परिवार वहां हैं, भाई बंधु वहां हैं। तो लेकिन ये बहुत है रिस्की, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत ही खतरनाक है। अभी आपने देखा होगा कल भी काफी मजदूरों के जब वहां पहुंचे हैं, उनके जो टेस्ट हुए हैं, तो काफी मजदूर भाई जो भी माइग्रेंट्स हैं, जो भी हमारे साथी, उनके काफी पॉजिटिव आए हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है। और एसिम्प्टोमेटिक भी अगर मूव करता है और उसके संपर्क में अगर कोई आता है तो वो भी इफेक्ट तो करेगा ना, तो भी इन्फेक्शन तो वो भी फैलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब सरकार को मजबूरी में रिस्क लेना पड़ रहा है, मजदूरों को उनका घर भेजना है तो रिस्क भी लिया जा सकता है। देखिए रिस्क तो देखो, रिस्क तो जान है तो जान है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, और बहुत कोशिश भी की प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने भी, हरियाणा सरकार ने भी। आप देखेंगे लॉकडाउन 3 आ गया है, बहुत अच्छे तरीके से उनके इंतजाम भी किए, ठहरने के शेल्टर होम भी बनाए, उनको उनके लिए खाने का, आपका कच्चा खाना भी, आपका सॉलिड राशन भी, हर तरह की फैसिलिटी सरकार ने दी। लेकिन फिर भी उनका ये है कि भाई घर जाना है, घर काफी दिन कई बार हो जाते हैं, तो सरकार ने फिर उनको फैसिलिटी दी है कि भाई अगर जाना है तो फिर ठीक से वो परेशान ना हो, इसलिए ट्रेनें चलाई गई हैं। और उन ट्रेनों के जरिए से लोग बाग जो है बहुत अच्छे तरीके से सरकार कोशिश कर रही है कि किसी को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ट्रेनों में बहुत अच्छे तरीके से उनको भेजा जा रहा है। लेकिन फिर भी जो है तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितनी भी एहतियात बरतें, सफर तो सफर है और उसमें तो थोड़ा बहुत इसमें चांसेस रहते हैं। अरविंद जी, आपको लगता है कि जो आज किया जा रहा है ये पहले भी किया जा सकता था? पहले भी ट्रेनें चलाई जा सकती थी, पहले भी बसें चलाई जा सकती थी। वो मजदूर जो पैदल निकल पड़े या साइकिल से गए और घर पहुंचने से पहले ही उनका देहांत हो गया, निधन हो गया, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने और सभी ने मिलकर के, ये एक ऐसी बात थी कि कोशिश की गई कि अपील भी की गई कि जो जहां है वो वहीं रहे, उसके लिए खाने का इंतजाम, उसके लिए ठहरने का इंतजाम, वो इंतजामात किसके जुम्मे लगाए थे? वो जहां जिस इंस्टीट्यूशन में वो काम करता था, जिस फैक्ट्री में काम करता था, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, सरकार ने उनको अपील की कि ये उनकी जिम्मेवारी है कि उनका देखभाल रखे,
उनको घर बैठे तनख्वाह भी दे, अगर वो काम पे नहीं आ रहे हैं तो उनकी देखभाल रखे, उनके राशन का भी, उसके ठहरने का भी, उसके किराए भाड़े का भी, उसके मकान का भी। ये सारी बातें सरकार ने अपील करके और बहुत जिम्मेवारी के साथ इस बात को आगे रखा था। काफी संस्थाओं ने, काफी उद्योगपतियों ने, काफी लोगों ने कोशिश भी की और उनके लिए फैसिलिटीज भी दी, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई जहां जितनी फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए थी अपने ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से, जहां वो काम करता था, जहां उसका एम्प्लॉयर था, उसने हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं कमी कुछ ना कुछ रही, इसलिए उसको ऐसा लगा कि मुझे घर जाना चाहिए। और अरविंद जी, करनाल रोक रहा हूँ बीच में आपको। करनाल आपका लोकसभा क्षेत्र रह चुका है, पहले आप करनाल से भी सांसद थे। करनाल से ही कल एक खबर आती है कि एक मजदूर परिवार को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसके 6,000 रुपये किराया ना दे पाने की वजह से उसके मकान मालिक उसे बेघर कर देते हैं। फिर उसको एक पत्रकार जो है वो खुद खर्चा उठाता है और उसको एक किराए के मकान में शिफ्ट किया जाता है। इस तरह के न जाने अनगिनत कितने ही केसेस होंगे जिसमें मजदूरों को परेशान किया जा रहा होगा, तभी तो उन्होंने घर जाने का फैसला लिया होगा। सरकार इसमें क्यों नहीं कर पा रही कुछ? देखिए सुधीर जी, एक बहुत बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें तो एक सामाजिक तौर पर अपील की जा सकती है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होती है और हर एक की अपनी अपनी सोच है। ये भी आप देखें, 125 करोड़ से की जनता से, पॉपुलेशन के ऊपर का देश है जनसंख्या से, तो उसमें हर एक के अपने अपने विचार हैं। जहां कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2-2 महीने हो गए जिन्होंने बिल्कुल किराया नहीं मांगा है, उनकी मदद भी कर रहे हैं, उनको खाना भी देते हैं। बिल्कुल कुछ अपने अपने तरीके के लिए इक्का दुक्का ऐसा आ जाता है, इक्का दुक्का उसकी अपनी नेचर है, उसका अपना माइंड है, इक्का दुक्का ऐसा आ जाता है तो हमें उसके साथ भी हमारे को जो है देखना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो लेकिन आप देखिएगा, ये देश, हमारा देश, भारत देश, हमारा एक देश ऐसा है, इतना 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 प्यार से, इतना प्रेम से, आप देखें सामाजिक संस्थाएं किस तरह से दिन रात लगी हुई हैं। बिल्कुल, आप रोहतक में देखें, आप झज्जर में देखें, कोसली में देखें। मैं जा करके मैंने विजिट किया, झज्जर में गया हूं, मैं भादागढ़ में विजिट किया, रोहतक में विजिट किया। ऐसी सामाजिक संस्थाएं से लोग साथी लगे हुए हैं जिनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, इतने खतरनाक इसमें तरीके से सेवा में लगे हुए, इतने अच्छे तरीके से, उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि भाई मुझे भी कोरोना हो सकता है। क्योंकि आप देखो ना, एक्सपोज होता है जब आदमी सेवा के लिए निकलता है, स्कूटर पर, 2 व्हीलर पर जा करके उनको खाना पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोग भी यहाँ पर देश के अंदर एकता में विविधता भी है, तो सारे आप साथी देखेंगे, तरह तरह की बातें रहती हैं, लेकिन यहाँ पर सेवा करने वाले लोगों की, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर और हमारे हरियाणा में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा भाव लोगों में बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को संभाल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अरविंद जी, लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि रेलों का आवागमन कब शुरू होगा, तो आज से टिकट भी शुरू हो चुका है, 4 बजे से बुकिंग होना IRCTC की वेबसाइट पर, और कल से ट्रेनें चलनी भी शुरू हो जाएंगी। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं आप, केंद्र सरकार के इस फैसले को? देखिए, केंद्र सरकार, देखो केंद्र सरकार, जो सरकारें हैं, कोई भी सरकार है, वो लोगों की हित के लिए है, लोगों की सुविधाओं के लिए है कि भी लोग किसी तरह से परेशान ना हो। अब लोगों की जो बातें आ रही है, लोग घर जाना चाहते हैं, लोग सड़कों पे चल पड़े हैं, पैदल चल पड़े हैं, साइकिलों पे चल पड़े हैं, तो उन चीजों को रोकने के लिए सरकार ने पहले से कदम उठाया है। लेकिन जो जल्दीबाजी में है, जिनको इंतजार नहीं करना, अब ऐसे लोग भी हैं जिनको ये पता लग गया कि भाई मेरे को परसों में जा सकता हूँ, लेकिन आज ही वो साइकिल पे निकल पड़ा है, उसको 2 दिन उसको इंतजार नहीं हुआ। तो सरकार लोगों की फैसिलिटीज के लिए, लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने कदम उठाया है। और आपने देखा कि हरियाणा में भी कितने सारे स्टूडेंट्स बाहर थे। आपने देखा हरियाणा में कम से कम 200-300 बसों के जरिए से उन लोगों को, स्टूडेंट्स को बाहर लेकर के आया गया। और आप देखेंगे ट्रेनें, परसों मेरे ख्याल में 8 तारीख को, आपने देखा 8 तारीख को कितनी सारी ट्रेनें चलाई। रोहतक से भी एक ट्रेन चली है कटिहार के लिए, अंबाला से ट्रेन चली, कितनी आपने देखा टोटल जो है, लगभग टोटल काफी ट्रेनें जो है हरियाणा में चली हैं, जो हमारे साथियों को, मजदूर भाइयों को लेकर के या प्रवासियों को लेकर के उनको अपने उनके गांव में, उनके अपने स्टेशंस पर उनको पहुंचा रहे हैं। और ये भी सरकार का एक अच्छा कदम है
कि लोग बाग सुरक्षित और ठीक से लोग बाग अपने परेशानी ना हो, लोग बाग घर पे पहुंचे अपने तो जाना चाहता है। अरविंद जी, गेहूं मंडियों में पड़ी है, कट्टे अटे पड़े हैं, कट्टों से मंडियां अटी पड़ी हैं, ना ही किसानों को पेमेंट मिल रही है और ना ही गेहूं को सुरक्षित रखने का कोई इंतजाम किया जा रहा है। आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं चूक रही है इस लॉकडाउन के दौरान गेहूं को संभालने में? हाँ, नहीं, देखिए, जहां तक गेहूं की खरीदारी की बात, इससे पहले सरसों की जो खरीद थी, आपने देखा भी होगा, सरसों की जो खरीद थी और गेहूं की खरीद, आप पता नहीं कौन ऐसी बातें आती है, सरकार जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से गंभीर है। प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा गंभीर हैं और ये बार बार मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मेरा ख्याल रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, हमने इतना गेहूं सरकार ने खरीद लिया है, इतना सरसों हमने ले लिया है। खरीदने पर सवाल नहीं है मेरा। मेरा सवाल ये है कि मौसम गड़बड़ होता है, गेहूं किसानों का हजारों टन गेहूं जो है मंडियों में पड़ा है। जाएगा, जब गेहूं खरीदा जाएगा तभी तो पेमेंट आएगी ना। पेमेंट जो है सरकार खरीद रही है, पहले तो ये था भाई गेहूं सरकार कैसे खरीदेगी, अरे सरकार सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, हर चीज का ध्यान रखते हुए सरकार बहुत अच्छे तरीके से ये कदम उठा रही। आज आप देखेंगे से ही रोहतक में 24 तारीख से पेमेंट देने के लिए बात की गई थी, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। किसान परेशान है। आपका रोहतक आपका संसदीय क्षेत्र है, आप क्यों नहीं इन्वॉल्व होते इसमें? 14 लाख मीट्रिक टन 14 लाख मीट्रिक टन गेहूं जो है जी। इसमें आया था इतना मेरा 14 नहीं 1 लाख लगभग 1 लाख। एक मिनट बताऊं आप, 1 सेकंड, एक आपको डाटा देता हूं सरकार, 1 सेकंड बैठे, 1 मिनट। गेहूं और सरसों में जो है आप देखेंगे आज की डेट में ये देखो सुधीर जी, मैं आपको 8 मई की रिपोर्ट बता रहा हूं। 8 मई टोटल 5 लाख मीट्रिक टन सरसों ले ली गई है और लगभग 58 लाख के करीब, लगभग 58 से 59 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। तो और मतलब आप देखो धीरे धीरे लगभग जो है मैं समझता हूं 70% के करीब सरकार ने गेहूं, लगभग 60 से 70% के करीब सरकार ने गेहूं अब तक खरीदारी कर दी है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हुए अब लोगों को मुख्यमंत्री जी क्या अपील कर रहे हैं कि बिल्कुल परेशान ना हो, एक एक दाना हरियाणा सरकार सरसों का और गेहूं का एक एक दाना सरकार खरीदेगी और इसमें करके भी दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। किसी तरह की उनको किसानों को कोई परेशानी नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से गेहूं की खरीद सरकार कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में ये किसानों के हित की सरकार है, मजदूरों के हित की सरकार है, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, हमारे बुजुर्ग, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर एक के हित की सरकार। आज आप देखेंगे व्यापारियों के लिए, आप देखो छोटे उद्योग, कितनी सीरियसनेस है कि भी आप देखेंगे छोटे उद्योगों के लिए सरकार पूरी गंभीर है, उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ ऑनलाइन बातचीत हो रही है कि किस तरह से आपको क्या चाहिए आपको और किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किस तरह से हम खोल सकते हैं। ये सारी बातें आ रही हैं, आप देखेंगे। अरविंद जी, आप क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? लॉकडाउन 3 चल रहा है, अब आने वाले समय में लोग किस तरह से इसको पालन करें? इंडस्ट्री खुलने वाली है और धीरे धीरे सब कारोबार पटरी पर आएगा, तो आपकी क्या अपील रहेगी लोगों से, किस तरह से कोरोना से बचा जा सके? सुधीर जी, ऐसा है, हमारे हरियाणा का किसान, मजदूर, आम आदमी बहुत मजबूती के साथ उसने लॉकडाउन का पालन किया जी, शहरों में भी और गांव में भी। मैं बहादुरगढ़ से रोहतक गया सांपला होते हुए, सांपला से डीगल गया, सांपला से रोहतक, रोहतक से झज्जर वाया करौथा, झज्जर से फिर बहादुरगढ़। मैंने कई विजिट किए, कलानौर की तरफ गया मैं, मैम की तरफ। लेकिन आप देखेंगे गांव में लोगों ने बैरिकेड्स लगा रखे, गांव में जहां से एंट्री होती है, और बहुत हाथ जोड़ करके
मतलब आप देखेंगे इतना जबरदस्त तरीके से, इतना अच्छे तरीके से लोगों ने गांव में इंतजाम कर रखे थे कि आप देखें, आपने भी विजिट किए होंगे सुधीर जी खुद बिल्कुल जाकर बिल्कुल। के, कि बहुत आप देखेंगे लोग बाग बिल्कुल इतने समझदारी के साथ चल रहे हैं। उनको ये बात समझ में आ गई है, प्रधानमंत्री जी की जो अपील है, प्रधानमंत्री जी के जो बचाए रास्ते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो बताए रास्ते हैं, हरियाणा सरकार, उनको समझ में आ गया है कि भी अगर इस बीमारी से, इस महामारी से अगर बचना है तो फिजिकल डिस्टेंसिंग, अपने फेस को ढकना, हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना, सैनिटाइजेशन, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे आने वाले समय में ऐसा लगता है थोड़ा समय और लग सकता है, और भी समय लग सकता है। उन चीजों के लिए हमारे को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमारे को इस महामारी से किस तरह से बचना है, और जिससे कि आर्थिक व्यवस्था भी हरियाणा स्टेट की भी और प्रदेश की और हमारे देश की भी आर्थिक व्यवस्था भी किसी तरह से प्रभावित ना हो, और लोग भी जो है अपने उनके उन्नति के रास्ते भी खुले रहें। इन चीजों का, हर चीज का ध्यान रखते हुए हमारे को आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे को जो आरोग्य ऐप है उसको भी डाउनलोड करने की मैं अपील करता हूं। और एक और छोटी सी बात और मैं रखना चाहता हूं सभी साथियों को, कि जो हमारा मुख्यमंत्री जी का कोरोना जो है रिलीफ फंड है मुख्यमंत्री जी का, और प्रधानमंत्री जी का प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, उसमें भी लोगों को मैं अपील करूंगा उसमें बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें। ये देश के हित का काम है, आप लोग ले रहे हैं और ज्यादा हिस्सा ले। और पार्टी के सभी साथियों का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने इस महामारी के समय में लोगों के साथ मिलकर के इतना सेवा भाव का परिचय दिया। और उन सभी सामाजिक संस्थाओं को जिन्होंने दिन रात एक करके और अपने घर से पैसा लगाया, अपने घर से भोजन बनवा करके, घर से मास्क, किसी ने मास्क बांटे हैं, फेस मास्क बांटे हैं, किसी ने सैनिटाइजेशन की किट बांटी है, किसी ने वो आपका देखेंगे साबुन बांटा है, किसी ने पीपी किट बांटी है, पीपीई किट दी है किसी संस्थाओं ने। हर तरीके से लोग बाग बढ़ चढ़ करके इस महामारी के अंदर लोगों के लिए आगे आए हैं। और यही मैं अपील करूंगा, अब इसी तरह से आपस में भाईचारा, प्यार, प्रेम बना रहे, एक दूसरे की हम मदद करें और एक दूसरे को हम समझाएं भी, और जिसको नहीं समझ में आता उसको बिठा करके भी बातचीत करें, क्योंकि इस महामारी से बचने का रास्ता वही है जो प्रधानमंत्री के जो 7 पॉइंट हैं, आज भी वही हैं, आगे भी वही रहेंगे। इन 7 पॉइंटों पर मिलकर के हम अगर काम करते हैं तो इस महामारी से हम बचे रह सकते हैं, और अपने आस पड़ोस साथियों को, अपने राज्य को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं, अपने जिले को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने शहर को, अपने गांव को सुरक्षित रख सकते हैं। अरविंद जी, पीएम केयर्स फंड की आपने चर्चा की, देश खूब बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहा है, दान पूरा दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस है हिसाब मांग रही है, राहुल गांधी ने हिसाब मांग लिया है। देखिए ऐसा है, विपक्ष का काम अपनी बात रखना, लेकिन ये समय ऐसा नहीं है। इसमें मिलजुल करके, हमें सब मिलजुल करके काम करना चाहिए। और कहीं भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक पैसा भी, जैसे हमने कहा ना, भी अनाज का एक दाना भी किसान का नहीं छोड़ा जाएगा, तो मैं कहता हूँ एक पैसा भी कहीं इधर उधर फजूल खर्ची का नहीं होगा। बहुत अच्छे तरीके से लोगों के हित में, देश के हित में उस पैसे को लगाया जाए। जरूरत पड़ी तो हिसाब देगी सरकार। अरे प्रधानमंत्री जी की आपने देखा, हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की कोई कमी नहीं निकाल सकता। बहुत ईमानदारी के साथ दोनों सरकारें काम कर रही हैं लोगों के हित में। लोग खुश हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन ये महामारी खुद ही एक परेशान करने वाली है कि अपना देश ही नहीं, पूरा विश्व इस महामारी से आप देख रहे जूझ रहा है। अमेरिका जैसा देश, संपन्न देश, आप देखेंगे किस तरह से लगभग 14 लाख के करीब उनके इस महामारी के मरीज हो गए हैं। स्पेन में देखें, फ्रांस में देखें, इटली में देखें, रशिया में देखें, हर जगह इस महामारी का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र सरकार जिस तरह से इसको संभाला है वो काबिले तारीफ है। और वो उसका भी श्रेय, लोगों को उसका श्रेय जाता है कि भी लोगों ने इन अपीलों का सम्मान किया है। और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इनका सम्मान करते रहेंगे। और कोरोना वॉरियर्स का, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सें बहनें, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस के भाई, हमारे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और अपने बैंक के कर्मचारी, पोस्टल कर्मचारी, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, जो अपनी बिल्कुल, आप देखेंगे कुछ साथी तो ऐसे हैं, मुझे पता लगता रहता है
जिनको एक एक डेढ़ डेढ़ महीना हो गया है अपने बच्चों से मिले हुए, अपने परिवार से मिले हुए, ऐसे साथियों का हमें सम्मान भी, और हम सैल्यूट करते हैं ऐसे साथियों को कि वो देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी वो हमेशा उस लगातार लगे हुए हैं, और उनकी ही कुर्बानी है जो आज देश इन हालातों में सुरक्षित है। मैं कहता हूँ फिर भी औरों के विश्व को देखते हुए जिस महामारी में फिर भी हम ठीक पोजीशन पर खड़े हैं, और आगे भी जनता के सहयोग से इस बात में हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह से इस महामारी से लड़ते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा बहुत जल्दी कि हम इस महामारी को हराएंगे और देश से इस महामारी को बिल्कुल बाहर निकालें। हमें भी इसी बात की पूरी उम्मीद है। अरविंद जी, पंजाब केसरी से बात करने के लिए धन्यवाद। देश इस समय यही मना रहा है कि कब इस कोरोना संकट से मुक्ति मिलेगी। तो ये थे अरविंद शर्मा जी। जल्द हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमारा फेसबुक पेज लाइक करना और यूट्यूब पेज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।